आज की इस वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के जो है मैथमेटिकल एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो में जो है हाफ वेव रेक्टिफायर पे काफी डिटेल्स में चर्चा किया है, तो मैं उस वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत हाफ वेव रेक्टिफायर पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर फिगर में देखें तो ये एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी कॉइल है जिसको कि हमने यहां पर एसी सोर्स से जोड़ दिया है। तो जब हम इस प्राइमरी कॉइल को जो है एक एसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं तो यहां पर ये जो सेकेंडरी कॉइल आपको दिख रहा है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिससे कि यहां पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अक्रॉस यहां पर हमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है। तो यहां पर हमें मिलता है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज। चलिए, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ई, ये बराबर होगा यहां पर ई नॉट, जो कि होता है मैक्सिमम वोल्टेज साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो यहां पर हमें मिलता है जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस, और इसी को हमने यहां पर जो है वेव फॉर्म के तौर पे रिप्रेजेंट किया है। तो अब इस हाफ साइकिल में, जिसे कि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, इस हाफ साइकिल में ये जो डायोड होता है ये फॉरवर्ड बायस में होता है और यहां से करंट का फ्लो हो जाता है, और यही करंट यहां पर हमें दिख रहा है। जबकि जैसे ही ये वाला हाफ साइकिल आता है, जिसे कि हम निगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं, जैसे ही आता है वैसे ही ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में होता है और ये काम नहीं करता है, जिससे कि यहां पर कोई भी जो है करंट का फ्लो नहीं होता है। तो यहां पर देख लें, इतनी देर तक जो है हमें कोई भी करंट आउटपुट में नहीं मिलता है, और जैसे ही फिर से अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है वैसे ही फिर से यहां पर हमें करंट मिल जाता है। तो अब यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर यहां से जो है करंट का फ्लो हो रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा। अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कुछ इतना है तो यहां से अगर करंट का फ्लो हो रहा है, जिसे कि हम इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे, वो करंट किसके बराबर होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है करंट अभी जो है यहां से फ्लो कर रहा है। सो करंट यहां पर जो है फ्लो कर रहा है, और ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है इसे हमने मान लिया कि ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये है आई। तो यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो यहां पर हमने मान लिया, जो कि यहां पर अभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट देखें किसके बराबर होगा। यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि यहां पर ये जो आपको डायोड दिख रहा है इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया कि वो रेजिस्टेंस है यहां पर आर एफ। तो अब देखिए यहां पर ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये किसके बराबर होगा। ये बराबर होगा जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, जो कि है यहां पर ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पर इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो। तो देखें इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है, एक तो ये डायोड का रेजिस्टेंस आरएफ और यहां पर ये एक लोड रेजिस्टेंस आरएल, और दोनों ही देख लें ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसलिए यहां पर ये सिंपली ऐड हो जाएगा। तो यहां पर होगा आर एफ प्लस आर एल, ये होगा इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए आप यहां पर वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, और जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो होगा। तो यहां पर ये जो ई नॉट आपको दिख रहा है ये तो है मैक्सिमम वोल्टेज, ई नॉट डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल, ये होगा यहां पर मैक्सिमम करंट के बराबर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है आई, ये बराबर होगा मैक्सिमम करंट आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो यहां पर ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। ये हमें करंट जो है आउटपुट में कब तक मिलेगा, यहां पर इतनी देर तक मिलेगा, इतनी देर तक मिलेगा, और जैसे ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगा वैसे ही यहां पर ये जो करंट है ये यहां पर जीरो मिलता है। सो यहां पर जो है करंट ये जीरो हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कहां से कहां तक करंट जीरो होगा और कहां से कहां तक करंट कुछ इसके बराबर होगा। तो अगर देखें तो हम इसे कहते हैं कि यहां पर जो टाइम है वो है यहां पर जीरो, यहां वाला जो टाइम होता है ये होता है t/2, सो ये होता है t/2, और यहां वाला जो टाइम होता है इसे हम कहते हैं ये कैपिटल लेटर टी,
क्योंकि यहां तक देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का ये एक टाइम पीरियड होगा, तो यहां पर इसलिए इसे हम कैपिटल लेटर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 से लेकर के t/2 समय तक हमें यहां पर करंट मिलता है, और t/2 से लेकर के t समय तक जो है हमें करंट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो टाइम है, टाइम अगर 0 से बड़ा हुआ या फिर 0 के बराबर हुआ, या फिर टाइम जो है ये t/2 से छोटा हुआ, तो उस समय हमें वोल्टेज यहां पर मिलता है। जबकि अगर ये टाइम जो है, ये टाइम अगर जो है यहां पर या तो बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, मतलब कि t/2 से बड़ा हो, या फिर जो है यहां पर t से, कैपिटल लेटर t से छोटा होगा, तो उस समय यहां पर हमें करंट 0 मिलता है। इसे आप एंगल के भी जो है टर्म में लिख सकते हैं, बहुत सारे आपको बुक्स में दिखेंगे। फिलहाल तो मैं मान के चलूंगा कि आप यहां पर समझ चुके होंगे इस चीज को। अब यहां पर ये जो हमें आउटपुट में करंट मिल रहा है, ये देखें, ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी होने के लिए करंट के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट होना होता है, और साथ ही साथ डायरेक्शन को भी हमेशा सेम होना होता है। यहां पर डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। समय के साथ देखें तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो यहां पर बदल रहा है, तो इसलिए आप इसे प्योर डीसी नहीं कह सकते हैं। इस तरह के करंट को हम पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो यहां पर हमें एक साइकिल का जो है हमें एवरेज वैल्यू पता करना होगा, जिसे कि हम यहां पर जो है डीसी कंपोनेंट भी कह सकते हैं। सो यहां पर हमें जो है इसका एवरेज वैल्यू पता करना है, इस करंट का, जो कि आउटपुट में हमें मिल रहा है। तो यहां पर हमें जो एवरेज वैल्यू है उसे पता करना है। तो यहां पर ये जो एवरेज होगा करंट का, जिसे कि हम यहां पर आईडीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सो ये डीसी कंपोनेंट होगा। ये देखें, ये किसके बराबर होगा, यहां पर ये जो होगा, देखिए एक साइकिल कहां से कहां तक है, एक साइकिल यहां से लेकर के यहां तक का है। तो ये जितना एरिया यहां पर कवर कर रहा है वो डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो बेस होगा, बेस तो क्लियर है कि यहां से लेकर के यहां तक ये टी है, कैपिटल लेटर टी है, वो तो बेस पता है। लेकिन यहां पर ये जो एरिया कवर कर रहा है वो किसके बराबर होगा वो हमें नहीं पता है। तो यहां पर हमें एरिया को पता करना होगा। देखिए, हमने क्लास 11th में ये पढ़ा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और हम उसी को यहां पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहां पर जो है ये जो एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर ये वाला जो एक्सिस है ये हमने मान लिया कि ये यहां पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हम मान लेते हैं कि वो यहां पर जो है एक कांस्टेंट v वेलोसिटी के साथ जो है वो कुछ ऐसे यहां पर मूव कर रहा है। समय के साथ जो है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, और मान लेते हैं कि यहां पर ये जो टाइम है ये है t, तो इतने समय में ऑब्जेक्ट ने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया होगा ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताते थे, हम क्या करते हैं कि हम सिंपली यहां पर ये जो एरिया है वो पता कर लेते थे, और ये जो एरिया होगा वही बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो ये एरिया देखें किसके बराबर होगा, यहां पर ये जो एरिया होगा ये बराबर होगा, देखिए किसके, इसका जो यहां पर लेंथ है इनटू इसका जो ब्रेड्थ है वो, तो लेंथ क्या है, लेंथ यहां पर t है और इसका जो ब्रेड्थ है वो है v, तो यहां पर ये होगा v इंटू टी, सो v इंटू टी। ये क्या है, ये होता है यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर। यहां पर देखिए ये वेलोसिटी ध्यान रखें कि ये कांस्टेंट है। तो अगर आप यहां पर देख लें, करंट अगर ये कांस्टेंट होता तो हम सिंपली कह देते हैं कि यहां पर ये जो एरिया होगा ये बराबर होगा करंट इनटू टाइम के, जो कि कैपिटल लेटर टी टाइम है यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन हम ऐसा नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि यहां पर करंट कांस्टेंट नहीं है। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो समय के साथ देखें चेंज हो रहा है। अभी करंट यहां पर कुछ इतना है, फिर थोड़ी देर बाद करंट कुछ इतना हो गया, फिर थोड़ी देर बाद करंट मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद करंट घटना शुरू किया। सो करंट कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम सिंपली यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो एरिया कवर करेगा वो होगा करंट इनटू टाइम, हम यहां पर नहीं कह सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें लेना पड़ता है इंटीग्रेशन का सहारा। तो हमें एक बहुत ही छोटा सा जो है पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करना होगा। तो चलिए
अभी अभी मान लेते हैं कि यहां पर ये जो टाइम है, ये है t, और इस समय जो करंट है जो कि इंस्टेंटेनियस करंट होगा ये है यहां पर मान लेते हैं I के बराबर, और यही इंस्टेंटेनियस करंट यहां पर आपको दिख रहा है। अब एक छोटा सा हम पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने मान लिया कि यहां पर जो है ये जो टाइम होगा यहां का ये होगा t प्लस dt। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो एक छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम होगा ये बहुत बहुत छोटा है, जो कि है यहां पर dt। सो यहां पर ये होगा dt। अब इस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में हम मान सकते हैं कि यहां पर ये जो करंट है ये कांस्टेंट है, क्योंकि dt बहुत छोटा है। इस छोटे से टाइम में करंट इतना कम चेंज होगा कि हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में यहां पर हम करंट को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अब यहां पर ये जो एरिया होगा ये देखिए किसके बराबर होगा, हम सिंपली कह सकते हैं कि ये होगा यहां पर dt इंटू आई के। तो यहां पर ये हो गया I इंटू dt के। लेकिन हमें तो पूरा एक साइकिल को लेना है, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टोटल टाइम है यहां तक लेना है। तो इसके लिए हमें यहां पर करना होगा इंटीग्रेट, और हमें यहां पर लिमिट भी बैठाना होगा। तो यहां से लेकर के जो है हम यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इनिशियल जो यहां पर देखिए लिमिट होगा वो होगा यहां पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट होगा यहां पर कैपिटल लेटर T। तो यहां पर तो ये हो गया एरिया डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो बेस होता है, तो बेस यहां पर होगा यहां से लेकर के यहां तक, जो कि है यहां पर कैपिटल लेटर है T। तो हमें यहीं पर लिखना होगा 1 ओवर कैपिटल लेटर T। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 ओवर कैपिटल लेटर T। अब यहां से हमें जो है इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे जो है दो पार्ट में सबसे पहले तो तोड़ लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया 1 ओवर T इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के T/2 तक, और फिर यहां पर होगा I dt, और फिर यहां पर प्लस यहां पर होगा T/2 से लेकर के यहां पर कैपिटल लेटर T तक, यहां पर ये होगा I dt के। हमने क्या किया, हमने यहां पर जो है एक बार 0 से लेकर के T/2 तक लिया, फिर यहां पर T/2 से लेकर के T समय तक लिया। तो हमने इस तरह से इसे जो है दो पार्ट में तोड़ा है। अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां से 1 ओवर कैपिटल लेटर T इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के ये होगा T/2। अब यहां पर I के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I के जगह पर हम इसे लिख सकते हैं जो कि है यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये हो गया I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यहां पर ये जो dt है ये। अब यहां पर देखिए T/2 से लेकर के T समय तक करंट क्या है, करंट यहां पर 0 है। तो यहां पर जैसे हम 0 रखेंगे वैसे ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो यहां पर होगा +0, और 0 को यहां पर तो ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए यहां से हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहां पर ये जो I0 है ये है मैक्सिमम करंट, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसे हम इंटीग्रल से यहां से बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से ये जो IDC है या फिर जो एवरेज करंट है ये जो है ये बराबर होगा I0/T, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर ये होगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी के। और अगर हम इस साइन ऑफ ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर क्या होगा, यहां पर देखें ये हो जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ यहां पर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो ओमेगा होगा ये। और यहां पर देखें जो लोअर लिमिट होगा वो होगा यहां पर 0, और अब अपर लिमिट होगा यहां पर T/2 के। यहां पर देखिए हम T के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर T के जगह पर लिख सकते हैं 2π/ω। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो T होता है टाइम पीरियड ये बराबर होता है 2π बाई यहां पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है इसके बराबर होता है। तो अगर हम इस t के जगह पर इसे रख देते हैं तो यहां से ये जो है ये तो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, देखें ये बराबर होगा I0 तो रहेगा ही, इनटू यहां पर ओमेगा बाई यहां पर होगा 2π के।
और साथ ही साथ अगर हम यहां पर t के जगह पर जो है 2 पाई बाई ओमेगा रख देते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमें मिलेगा पाई बाई ओमेगा। तो यहां पर एक बार इसे लिख लेते हैं, माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा, और यहां पर जो लोअर लिमिट होगा वो होगा 0 और अपर लिमिट जो होगा वो होगा यहां पर पाई बाई ओमेगा की। तो अब यहां से जो है हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये जो आई डी सी होगा, ये जो आई डी सी होगा ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा। यहां से देखिए आप, तो ओमेगा जो है ये इस ओमेगा को कैंसिल कर देगा। जब आप लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा, तो अंततः जो है ये ओमेगा ओमेगा को कैंसिल करेगा ही। तो ओमेगा ओमेगा को कैंसिल कर देगा, तो फिर यहां पर होगा सिर्फ आई नॉट बाई यहां पर होगा 2 पाई, क्योंकि ओमेगा तो कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि हम लिमिट को इंसर्ट करेंगे। तो t के जगह पर अगर हम यहां पर लिख देते हैं पाई बाई ओमेगा, तो ये जो ओमेगा है ये इस ओमेगा को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ यहां पर हमें मिलेगा पाई। तो यहां पर होगा माइनस कोसाइन ऑफ पाई और फिर माइनस, और फिर यहां पर हम लिखेंगे t की जगह पर 0, तो ये जो है ये कोसाइन ऑफ 0 बन जाएगा। लेकिन यहां पर एक माइनस है तो इसलिए यहां पर ये प्लस होगा। सो यहां पर होगा प्लस कोसाइन ऑफ 0 के। अब यहां से देखें ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2 पाई, आई नॉट बाई 2 पाई इंटू यहां पर अगर वैल्यू रख दें तो 1 प्लस 1 होगा ये, तो यहां पर ये होगा 2 के, और फिर यही 2 इस 2 को कैंसिल करेगा। तो यहां पर ये जो IDC है या फिर जो आउटपुट करंट है उसका जो एवरेज वैल्यू है ये देखिए किसके बराबर हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है आई नॉट बाई पाई के। यहां से हम इसे लिख सकते हैं कि ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट किसके बराबर है। हमने बात किया था कि ये जो मैक्सिमम करंट है आई नॉट ये यहां पर बराबर है कुछ इसके ई नॉट बाई आर एफ प्लस आर एल के। तो यहां पर अगर हम इस वैल्यू को लिख देते हैं तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई पाई और फिर यहां पर होगा आर एफ प्लस आर एल के। सो यहां पर ये मिल गया हमें IDC जो कि है आउटपुट करंट का एवरेज वैल्यू। अब यहां पर हम ये बता सकते हैं कि जो लोड के क्रॉस, यहां पर ये जो लोड है इसके क्रॉस जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो किसके बराबर होगा। तो चलिए यहां पर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हम डिनोट करेंगे EDC से। सो यहां पर ये होगा EDC। ये देखिए ये किसके बराबर होगा, हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस के। तो करंट यहां पर कुछ इसके बराबर है IDC, और जो रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं वो है लोड रेजिस्टेंस, तो यहां पर होगा RL के। तो यहां से ये जो EDC होगा ये देखिए बराबर हो जाएगा, यहां पर हम IDC की जगह पर इसे लिख सकते हैं जो कि है यहां पर E नॉट बाई पाई और फिर ब्रैकेट में होगा RF प्लस RL के इनटू यहां पर ये जो RL होगा वो। सो यहां पर ये हो गया RL के। तो यहां पर हमने ये पता कर लिया कि जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो किसके बराबर है। अब यहां से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो यहां पर DC आउटपुट पावर होगा वो किसके बराबर होगा। यहां पर इसके क्रॉस जो आउटपुट में हमें DC आउटपुट पावर मिल रहा है वो किसके बराबर होगा। तो चलिए DC जो आउटपुट पावर होगा उससे हम यहां पर डिनोट करेंगे PDC से। तो यहां पर हम डिनोट करेंगे इसे PDC से जो कि है आउटपुट पावर, DC आउटपुट पावर। ये बराबर होगा जो ये वोल्टेज है, हमें पता है कि ये बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट के। तो यहां पर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है यहां पर EDC इनटू यहां पर ये जो करंट है IDC वो, तो यहां पर ये है IDC के। तो यहां पर EDC जो है इसके बराबर है और IDC यहां पर इसके बराबर है। अगर हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर ये जो आउटपुट DC पावर होगा वो देखिए हमें मिल जाएगा। सो ये जो PDC होगा जो कि है
डीसी आउटपुट पावर, ये बराबर हो जाएगा, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर ये होगा ई नॉट स्क्वायर, और यहां पर होगा ये आर एल डिवाइडेड बाय यहां पर पाई का स्क्वायर। सो यहां पर होगा पाई का स्क्वायर, क्योंकि ये पाई और ये पाई स्क्वायर हो गया, और फिर यहां पर ये और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर ये हो गया ब्रैकेट में आर एफ प्लस आर एल के, उसका यहां पर होगा ये स्क्वायर। तो यहां पर हमें मिल गया ये जो आउटपुट डीसी पावर है वो। तो अब यहां पर हमें देखें इस वीडियो में आगे जो है इस रेक्टिफायर का इफिशियंसी पता करना है, और साथ ही साथ जो रिपल फैक्टर होगा उसे भी पता करना है। तो उसके लिए हमें जो है जो एसी इनपुट पावर है उसे पता करना होगा। हमने जो है डीसी आउटपुट पावर पता किया है अभी तक, हमें अभी जो एसी इनपुट पावर है वो पता करना होगा, और उसके लिए हमें जो करंट है उसका आरएमएस वैल्यू पता करना होगा। तो हम सबसे पहले करंट का जो आरएमएस वैल्यू है वो पता करेंगे। तो यहां पर ये जो करंट के लिए जो आरएमएस वैल्यू होगा, जिसे कि हम रूट मीन स्क्वायर कहते हैं, तो ये बराबर होता है, ये जो करंट है उसका हमें सबसे पहले स्क्वायर करना होता है, फिर हमें जो है उसका एवरेज पता करना होता है, और फिर हमें जो है उसका स्क्वायर लेना होता है। तो यहां पर ये होता है करंट का आरएमएस वैल्यू। देखिए, अगर आपका एवरेज वैल्यू, जिसे कि हम मीन वैल्यू कहते हैं, और साथ ही साथ जो आरएमएस वैल्यू है करंट का, इसका जो कंसेप्ट है पूरी तरह से अगर आपका क्लियर नहीं है, तो इस चैनल पर जो है इन सब टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है। आप यूट्यूब के सर्च बार में जो है टॉपिक का नाम लिखें और ट्रू पॉइंट लिखें, आपको वो वीडियो दिखेगा। तो वहां से आप क्लिक करके देखें और अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है इसे अलग से हम सॉल्व करेंगे और उसका वैल्यू पता करेंगे, और फिर यहाँ पर हम इसे यहाँ पर रखेंगे, तो हमें जो आरएमएस वैल्यू होगा करंट का वो मिल जाएगा। तो आरएमएस वैल्यू जो है हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए पता करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो आई स्क्वायर है उसका एवरेज जो है ये देखें किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के टी, क्योंकि हमें कंप्लीट साइकिल के लिए पता कर रहे हैं, और यहाँ पर होगा करंट का स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये डी टी, और साथ ही साथ यहाँ पर बाहर रहेगा 1 ओवर कैपिटल लेटर टी। अब यहाँ से हमें जो है इसे आगे सॉल्व करना है। तो हम आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है हम इसे दो पार्ट में तोड़ भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे हम दो पार्ट में तोड़ ही लेते हैं, और उसके बाद जो है हम आई का वैल्यू रख लेंगे। तो फिर यहाँ से ये जो है ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर टी, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के t/2 तक, हम क्योंकि इसे दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये होगा डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t/2 से लेकर के जो यहाँ पर t होगा कैपिटल लेटर t, वो इंटू यहाँ पर ये जो आई स्क्वायर है इंटू डी टी के। अब अगर आप देखें यहाँ पर t/2 से लेकर के t समय तक करंट 0 है, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा ये 0 बन जाएगा। दैट मीन हमें जो यहाँ पर आगे सॉल्व करना है वो सिर्फ यहाँ पर इस पार्ट को ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये तो 0 बन जा रहा है। तो इससे आगे यहाँ से ये जो है ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर कैपिटल लेटर t, जो कि है टाइम पीरियड, और फिर यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के यहाँ पर होगा t/2, और I के जगह पर हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि इंस्टेंटेनियस करंट है। तो उसका स्क्वायर हम करेंगे, तो यहां पर होगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर यहां पर ये होगा डी टी। तो यहां से अब हमें आगे इसे सॉल्व करना है, ये आई नॉट स्क्वायर है। देखिए यहां पर ये जो आई नॉट स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रल से सिंपली यहां पर बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से जो है ये बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय कैपिटल लेटर टी, और फिर यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के ये होगा t/2, और यहां पर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं,
यहां पर हमें पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पर ये होता है 2, और फिर यहां पर ये होगा टी टी, यहां पर जो है ये हो गया टी टी। यहां पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर देखें ये जो 2 है ये बाहर चला आएगा। सो यहां से ये हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई यहां पर ये हो गया 2t। अब फिर यहां पर हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो देखें हमें क्या मिलेगा। हम एक बार 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर हमें t मिलेगा, और फिर यहां पर हमें जो है ये जो कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा टी होगा इसे जो है इंटीग्रेट करना होगा। तो यहां पर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो है ये बराबर होता है साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 2 ओमेगा के, और यहां पर हम लिमिट लिखेंगे। जो लोअर लिमिट है वो है 0 और अपर लिमिट है t/2। अब यहां पर हमें जो है लिमिट को इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो चलिए लिमिट को यहां पर इसके अंदर रखते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक बार जो है इस t के जगह पर लिखेंगे t/2 माइनस यहां पर t की जगह पर हम लिखेंगे 0, यहां पर होगा t/2 माइनस 0 इक्वल टू ये होगा t/2 के बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 2t, और फिर ब्रैकेट में यहां पर t/2 की माइनस। अब यहां पर हम इस t के जगह पर लिखेंगे t/2। जैसे हम लिखेंगे वैसे ये 2 जो है ये इस 2 को कैंसिल करेगा। तो यहां पर होगा ओमेगा t, और हमें पता है कि ओमेगा t जो है ये बराबर होता है 2 पाई के। तो यहां पर ये हो गया साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 2 ओमेगा, और फिर यहां पर माइनस करेंगे और फिर यहां पर हम t के जगह पर 0 लिखेंगे। तो यहां पर होगा साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0, तो यहां पर इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो यहां पर ये जो है ये कुछ इसके बराबर हो गया। अब देखिए आप, हमें पता है कि साइन ऑफ 2 पाई ये भी 0 के बराबर होता है। जैसे ही ये 0 बनेगा वैसे यहां पर भी ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो 0 बन जाएगा। तो यहां से आगे जो है ये जो आई नॉट स्क्वायर है ये तो यहां पर रहेगा ही, डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 2t इनटू यहां पर होगा t/2, क्योंकि ये तो अब 0 बन गया है। तो अब यहां पर ये जो 2t है, माफ कीजिएगा t जो है ये इस t को कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे यहां पर जो यहां पर आई स्क्वायर और यहां पर ये जो एवरेज है ये हमें मिल रहा है आई नॉट स्क्वायर बाई यहां पर 4k। तो इस वैल्यू को अगर हम यहां पर रख देते हैं तो यहां से ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर होगा आई नॉट स्क्वायर बाई 4k। तो यहां से ये जो है ये बराबर हो जाएगा आई नॉट बाई यहां पर 2k। तो यहां पर ये जो आरएमएस वैल्यू है करंट का वो हमने पता कर लिया, जो कि है आई नॉट बाई 2 के बराबर। अब यहां से हम जो है जो एसी इनपुट पावर होगा वो हम बता सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जो एसी इनपुट पावर होगा, जो यहां पर एसी इनपुट पावर होगा, चलिए उससे हम यहां पर पी एसी से डिनोट करेंगे। ये जो है ये यहां पर बराबर होगा जो करंट है उसका स्क्वायर। हमें पता है कि ये जो है ये करंट जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा उसका स्क्वायर इनटू यहां पर ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो अगर आप यहां पर देखें इस सर्किट में, तो अभी इनपुट के लिए हम पता कर रहे हैं कि यहां पर जो है यहां से कितना पावर जो है अप्लाई किया जा रहा है। तो उस केस में देखिए यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक तो ये और दूसरा यहाँ पर ये। तो इसलिए यहाँ पर हम RF प्लस RN लिखेंगे। तो यहाँ पर ये होगा रेजिस्टेंस के लिए हम लिख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर होगा RF प्लस यहाँ पर होगी RN। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो PAC होगा ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम IRMS की जगह पर क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पर हम इसे लिख सकते हैं
और अगर हम इसे लिखते हैं तो यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर बाई 4 के, आई नॉट स्क्वायर बाई 4 के, और फिर यहाँ पर ये होगा आर एफ प्लस यहाँ पर ये जो आर एल। हम आई नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम आई नॉट की जगह पर लिख सकते हैं पी नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये जो आर एल प्लस आर एल है वो। तो यहाँ से ये जो है ये होगा पी नॉट बाई 4 होगा, फिर यहाँ पर होगा आर एफ प्लस आर एल, और फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर हमें करना होगा, फिर यहाँ पर कर और यहाँ पर ये वाला कर आर एफ आर एल। तो अब यहाँ पर देखें ये जो है ये यहाँ पर एक को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर ये जो है ए सी इनटू पावर है ये मिल रहा है ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 आर एफ प्लस, यहाँ पर हमने जो है ए सी इनपुट पावर है वो भी पता कर लिया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जो यहाँ पर रेक्टिफायर का इफिशियंसी है वो पता करेंगे और साथ ही साथ जो है रिपल फैक्टर पता करेंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना होता है, मतलब कि यह कितना परसेंटेज जो है एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो इफिशियंसी जो होता है यह डीसी आउटपुट पावर और जो हम अप्लाई कर रहे हैं एसी इनपुट पावर उसका रेशियो होता है। तो इसी को जो है हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है, रेक्टिफायर इफिशियंसी जिसे कि हम यहां पर ईटा से डिनोट करते हैं, यह बराबर है डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एसी इनपुट पावर के। तो हम यहां पर जो डीसी आउटपुट पावर है उसका वैल्यू रखेंगे और फिर यहां पर ये जो एसी इनपुट पावर है इसका वैल्यू रखेंगे और इसे हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर जो रेक्टिफायर इफिशियंसी है वो पता चल जाएगा। तो हमने इससे पहले जो है ये जो डीसी आउटपुट पावर है इसका वैल्यू पता किया था, ये जो है ये बराबर किसके था, ये बराबर था यहां पर ई नॉट का स्क्वायर इंटू यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है आर एल डिवाइडेड बाय यहां पर ये होता है पाई का स्क्वायर, ये होगा पाई का यहां पर स्क्वायर, और फिर यहां पर ब्रैकेट में हमें मिलता है जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है आर एफ प्लस यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है आर एल और उसी का यहां पर ये होता है स्क्वायर। ये जो है ये यहां पर ये जो डीसी आउटपुट पावर है इसका वैल्यू है। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो एसी इनपुट पावर है इसके वैल्यू को रखना है। जब आप इसे जो है रख करके सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये मल्टीप्लाई में होगा और यहां पर ये आता है 4 आर एफ प्लस आर एल और यहां पर होगा ये डिवाइडेड बाय ई नॉट का स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया ई नॉट का स्क्वायर। अब यहां से हमें जो है आगे इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर ये जो ई नॉट स्क्वायर है यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये जो आर एफ प्लस आर एल है ये यहां पर एक को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर देखें अब सिर्फ हमें मिल रहा है कि ये बराबर हो गया है यहां पर ये जो 4 है 4 ये वाला 4 और यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है आर एल डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा पाई स्क्वायर, यहां पर ये होगा पाई का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में यहां पर ये हमें मिल रहा है आर एफ प्लस ये जो आर एल है ये। तो यहां पर हमें ये जो इफिशियंसी है ईटा ये मिल गया। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर ये जो आपको पाई दिख रहा है इसके वैल्यू को रख करके इसे सॉल्व कर देना है। तो जब आप यहां पर पाई का वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां से ये बराबर हो जाएगा 0.0406 और यहां पर ये जो आर एल है ये और डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आर एफ प्लस आर एल होगा ये। तो यहां पर ये हो गया आर एफ प्लस आर एल के। अब
हमें जो है इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और साथ ही साथ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है RL से डिवाइड करेंगे। तो फिर यहां से हमें मिलेगा कि ये परसेंटेज में कन्वर्ट होकर के ये हो जाएगा 40.6% और यहां पर डिवाइडेड बाय, हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां पर जो है इस डिनोमिनेटर को भी RL से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर जो है ये जब यहां पर हम RL से डिवाइड करेंगे तो ये RL कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर इसे हम पहले लिख देते हैं। तो यहां पर ये होगा 1 प्लस यहां पर ये होगा RF बाई यहां पर ये जो RL है ये। तो यहां पर ये हमें मिला है इस हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है वो। तो यहां से एक चीज तो ये क्लियर है कि यहां पर ये जो RF बाई RL है ये जितना यहां पर छोटा होगा रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है वो उतना ज्यादा होगा। तो अगर मान लें कि ये जो RF है ये इस RL के कंपेयर में निग्लिजिबल है, तो मान लेते हैं कि यहां पर ये बहुत 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 कम है, ये 0 के बराबर है, निग्लिजिबल हम कंसीडर करें तो RF मान लें कि यहां पर ये 0 है। तो अगर ये RF 0 होगा तो उस केस में देखें ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 बन जाएगा और जैसे ये 0 बनेगा वैसे इस केस में ये जो इफिशियंसी है ये मैक्सिमम होगा। सो अगर यहां पर RF 0 होगा तो इफिशियंसी जो है ये मैक्सिमम होगा। तो इस केस में हमें जो इफिशियंसी मिलेगा ये मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां पर ये मैक्सिमम इफिशियंसी होगा, ये किसके बराबर होगा, ये यहां पर इसी के बराबर होगा। तो यहां पर ये हो गया 40.6%। तो यहां से एक चीज तो ये क्लियर है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो AC पावर है उसका सिर्फ 40.6% ही जो है यहां पर DC पावर में कन्वर्ट हो पा रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि रिपल फैक्टर कितना होगा। देखिए हमें जो आउटपुट में करंट मिलता है उसमें DC कंपोनेंट के साथ साथ AC कंपोनेंट भी होता है और हम उसी AC कंपोनेंट को ही जो है हम रिपल कहते हैं। तो AC कंपोनेंट जितना कम होगा अर्थात रिपल जितना कम होगा रेक्टिफायर उतना इफेक्टिव होगा। तो हमें इस AC कंपोनेंट को जो है यहां से गायब करना होता है। तो यहां पर ये जो रिपल फैक्टर होता है ये अगर आप प्योर DC के लिए देखें तो ये 0 होता है। तो रिपल फैक्टर यहां पर जो है ये मेजर करता है कि जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उसमें कितना परसेंटेज AC कंपोनेंट है। तो इसीलिए हम रिपल फैक्टर को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जो रिपल फैक्टर है वो बराबर होता है जो AC कंपोनेंट है उसका RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय जो DC कंपोनेंट है उसका वैल्यू। तो यहां पर हमें देखना यह है कि जो AC कंपोनेंट है उसका RMS वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें DC कंपोनेंट का जो वैल्यू होता है वो तो पता है, जिसे कि हम एवरेज वैल्यू कह रहे थे वो हमें पता है, लेकिन AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम इसे थोड़ी देर बाद पता करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो टोटल करंट है, जो हमें करंट मिलता है आउटपुट में, ये जो टोटल करंट है ये है I। तो ये I किसके बराबर होगा, देखें यहां पर DC कंपोनेंट भी है और साथ ही साथ AC कंपोनेंट भी है। तो ये जो टोटल करंट होगा ये होगा IAC जो कि हो गया AC कंपोनेंट प्लस यहां पर IDC ये हो गया करंट का DC कंपोनेंट। मैं फिर से बता दूं कि ये जो I है ये है टोटल करंट। तो यहां से ये जो IAC है अगर हम इसे जो है इस साइड भेज देते हैं और I को उस साइड भेज देते हैं तो फिर यहां से हमें क्या मिलता है, देखें यहां से हमें ये मिलेगा कि ये जो IAC होगा, ये जो IAC होगा ये बराबर हो जाएगा, यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बराबर हो जाएगा I माइनस यहां पर ये जो IDC है इसके। आप कह सकते हैं कि IDC को जो है हमने उस साइड भेज दिया है। तो यहां पर ये जो IAC है इसी का हमें RMS वैल्यू यहां पर पता करना है और उसको जो है हमें यहां पर लिखना है। तो चलिए पता कर लेते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो IAC है, ये जो IAC है इसका जो RMS वैल्यू है हम वो पता कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर जो होता है उस वैल्यू को। तो यहां पर ये देखें ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, हमें पता है कि जो करंट का RMS वैल्यू होता है ये बराबर होता है, हम इसे कंप्लीट साइकिल के लिए ही पता करते हैं। तो ये बराबर होता है 1/T कैपिटल लेटर T जो कि होता है टाइम पीरियड
और फिर यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के t। अब यहां पर ये IAC है तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे IAC का स्क्वायर इंटू यहां पर ये जो dt है ये। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, हमें इसका यहां पर अब स्क्वायर रूट लेना होता है। तो हम बार बार स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यह है पावर जो है ये है 1/2 तो आगे यहां से हमें इसे जो है सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये बराबर हो गया है, यहां पर ये हो गया 1/t। अब यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के t तक। अब यहां पर हम IAC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर ये हो गया I माइनस IDC और यहां पर होगा ये इसका स्क्वायर और फिर यहां पर ये होगा dt और फिर यहां पर ये पावर होगा इसका 1/2 की। तो यहां से ये जो है इसे हम एक्सपैंड करेंगे। सो इसे एक्सपैंड किया जाए तो यहां से ये जो है ये बराबर हो जाएगा यहां पर 1/t और फिर यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के t तक और फिर हम यहां पर इसे एक्सपैंड कर रहे हैं तो यहां पर ये होगा I स्क्वायर प्लस IDC का स्क्वायर और माइनस 2IDC और फिर यहां पर ब्रैकेट के बाहर ये dt और फिर यहां पर इसका पावर ये होगा हाफ। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहां पर जो है इसे जो है इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ हम इस dt को भी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये बराबर हो गया 1/t और यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के t तक और फिर यहां पर ये होगा I स्क्वायर dt और फिर यहां पर ये होगा प्लस 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के यहां पर t तक और यहां पर होगा IDC स्क्वायर फिर यहां पर होगा dt फिर यहां पर होगा माइनस 2/t सो 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के t तक और फिर यहां पर होगा IDC और यहां पर ये होगा dt फिर यहां पर होगा ये dt और फिर यहां पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा और इधर से भी ब्रैकेट लगा दूं तो फिर यहां पर ये इसका पावर होगा 1/2। अब यहां से देखें हमें क्या मिलने वाला है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, देखें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा जो IRMS होता है उसके स्क्वायर के। तो IRMS का जो स्क्वायर होता है उसी के बराबर ये है प्लस अब देखिए आप ये किसके बराबर हो जाएगा तो यहां पर ये जो IDC स्क्वायर है इसे हम यहां पर इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहां से ये इंटीग्रल से जो है बाहर आ जाएगा। तो यहां पर ये हो गया IDC का स्क्वायर। अब बचा क्या यहां पर देखिए बचा यहां पर ये 1/t। चलिए यहां पर अगर मैं लिख देता हूं 1/T तो अगर आप देखें यहां पर सिर्फ 1 मिल रहा है, हमने IDC स्क्वायर को बाहर किया इंटीग्रल से तो यहां पर ये क्या बचा हमें मिला यहां पर सिर्फ 1 क्योंकि IDC स्क्वायर बाहर चला गया है। तो जब आप इसे 1 को इंटीग्रेट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो आप पाएंगे कि यहां पर होगा ये स्मॉल लेटर t और जब आप यहां पर लिमिट इंसर्ट करेंगे एक बार हायर लिमिट लिखेंगे कैपिटल लेटर t माइनस लोअर लिमिट 0 तो t माइनस 0 क्या होगा यहां पर कैपिटल लेटर t के बराबर होगा तो यहां पर आएगा कैपिटल लेटर t। तो ये कैपिटल लेटर t इसे जो है कैंसिल करेगा तो यहां पर हमें सिर्फ IDC स्क्वायर ही मिलेगा। तो यहां से ये मिल गया IDC स्क्वायर माइनस यहां पर हम इस 2 को पहले लिख लेते हैं यहां पर ये हो गया 2 और IDC को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट होगा तो यहां पर ये हो गया IDC। अब यहां पर अंदर हमें क्या मिल रहा है, हमें यहां पर ये मिल रहा है ये सिर्फ यहां पर हमें ये कुछ इसके बराबर मिल रहा है और हमने ये देखा था जब हम एवरेज वैल्यू या फिर DC वैल्यू पता कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि वो बराबर होता है IDC बराबर होता है 1/t
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के t तक, फिर यहां पर होता है i, फिर यहां पर होता है dt। इसका मतलब कि ये भी बराबर है i dc के ही। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे एक और i dc, तो यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर i dc का ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहां से हम ये कह देंगे कि यहां पर ये जो i AC RMS है, चलिए यहां पर लिख लेते हैं i AC का ये जो RMS वैल्यू है, ये यहां से बराबर हो गया है, यहां पर ये बराबर हो गया है ये वैल्यू जो कि है यहां पर i स्क्वायर RMS, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस यहां पर ये होगा i DC का जो स्क्वायर है उसके। तो हम अगर यहां पर देखें तो इसका जो पावर था ये था हाफ, इसी को हम यहां पर स्क्वायर रूट में कर सकते हैं। तो चलिए हाफ न लिख करके यहां पर मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट। तो यहां पर इस वैल्यू को हमने पता किया है। तो यहां से ये जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहां पर ला करके रखेंगे। तो यहां से हम अगर रख देते हैं वैल्यू को, तो फिर यहां पर देखें ये किसके बराबर होने वाला है। तो ये बराबर हो गया है, जो AC का RMS वैल्यू है वो यहां पर इसके बराबर है, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ I RMS का होगा ये स्क्वायर, और फिर माइनस यहां पर ये है I DC का स्क्वायर। तो I DC का यहां पर ये हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो I DC है ये। अब अगर हम इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है इस I DC को ले जाते हैं और यहां पर साथ ही साथ हम इसको जो है डिवाइड भी करते हैं, तो यहां से हमें ये मिलेगा कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, हम इसे भी स्क्वायर रूट के अंदर ले जा रहे हैं तो यहां पर ये स्क्वायर में बनेगा जब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। तो यहां से ये हम कह सकते हैं कि ये हो गया I RMS बाई यहां पर ये जो I DC है इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और चूंकि हम इसी I DC स्क्वायर से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहां पर सिर्फ ये होगा 1। अब हमें पता है कि ये जो I RMS है, हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि ये इसका जो वैल्यू है ये बराबर होता है I नॉट बाई 2 के। तो यहां पर ये हो गया इसका स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय यहां पर I DC का वैल्यू हम रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो हम एक ही बार दोनों को एक साथ स्क्वायर में कर लेते हैं। तो यहां पर ये बाई, और यहां पर ये होगा, इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था I नॉट बाई पाई। सो यहां पर I DC का वैल्यू था I नॉट बाई पाई, और यहां पर हम कर लेंगे इसका पूरे का यहां पर हम कर लेंगे होल स्क्वायर में, और यहां पर ये हो गया -1। अब देखिए आप, तो यहां पर ये जो I नॉट स्क्वायर होगा और ये जो I नॉट स्क्वायर होगा ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा ही। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कैंसिल कर देगा। और यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें ये मिलता है कि ये बराबर हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ ये होगा यहां पर पाई का स्क्वायर, और पाई ऊपर चला जाएगा तो यहां पर ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर जो कि होगा 4। तो पाई स्क्वायर बाई 4 -1। अगर आप यहां पर पाई का वैल्यू रख करके इसे सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो रिपल फैक्टर है ये है 1.21 के। अगर मैं रिपल फैक्टर को स्मॉल लेटर r से रिप्रेजेंट करता हूं तो यहां पर ये जो रिपल फैक्टर है स्मॉल लेटर r, ये हमें मिल गया कि ये है 1.21 के। तो यहां पर ये जो रिपल फैक्टर है इसका जो वैल्यू है ये देखें ये 1 से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो आउटपुट में हमें करंट मिल रहा है उसमें AC कंपोनेंट DC कंपोनेंट से ज्यादा होगा। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर जो है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए एक पुअर डिवाइस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में जो है हम फुल वेव रेक्टिफायर के मैथमेटिकल एनालिसिस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।